महाराज बम्पनी से ये कहने की क्या जरूरत थी कि पोरस का इस हादसे में कोई हाथ नहीं है? जवाब दो। क्योंकि यही हकीकत है, मैंने पोरस को कुछ भी नहीं करते देखा। मगर तुम्हें समझ तो आ ही गया था ना, इस आग के पीछे उसी का हाथ है। हाँ, और वही तो मैंने कहा भी। क्यों? वो क्यों नहीं कहा जो मैंने कहने को कहा था कि महाराज बम्पनी जब तुमसे पूछे तो कहना तुमने पोरस को आग लगा के देखा था। एक शहंशाह के लिए नुकसान सहना कोई बड़ी बात नहीं, मगर मेरी जो बेइज्जती हुई उसका क्या? उस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। क्यों किया ऐसा? पता नहीं क्यों, पर मैं झूठ नहीं बोल पाई। तुम लड़कियां किसी काम की नहीं होती हो। बेहतर यही होता है कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा दी जाए और तुमसे छुटकारा मिले। मुझे माफ कर दीजिए अब्बू जान। तुम्हारी ये मुआफी हमारे किसी काम की नहीं है। अब आंसू बहाना बंद करो। तुम लड़कियां इन आंसुओं को हथियार बनाकर सबको बर्बाद कर सकती हो, मगर डराइस के ख्वाब को नहीं। ना ही मुझे तुम्हारे आंसू देखने में कोई दिलचस्पी है, ना ही तुम्हारा चेहरा देखने में। चली जाइए यहां से। आशा है आज हमने फारसी बाजार में जो निर्णय लिया उससे तुम संतुष्ट होगे। संतुष्ट तो नहीं, पर हां प्रसन्न अवश्य हूं कि भगवान के भय से ही सही आपने अपनी प्रजा के हित में कोई निर्णय तो लिया। मां, आप दोनों महिलाएं हमारे साथ बैठकर भोजन क्यों नहीं कर रही? क्योंकि पुरु, हम स्त्रियों का पेट तो परिवार के पुरुषों को भर पेट भोजन करता हुआ देखकर ही भर जाता है। क्या? जो भोजन पकाए और उसे परोसे वो स्वयं बाद में खाए क्योंकि वो एक महिला है। मां, ये मुझे स्वीकार नहीं। ऐसी बात नहीं है पुत्र। तुम्हें और महाराज को भोजन परोसकर मुझे एक मां और पत्नी दोनों के कर्तव्यों को पूर्ण होते हुए अनुभूति होती है। एक संतोष मिलता है। और मेरे एक बेटे होने का कर्तव्य, महाराज के पति होने का कर्तव्य, उसका क्या मां? क्या आप स्त्रियों का जन्म हम पुरुषों की सेवा करने के लिए हुआ है? हम पुरुष यहां आराम से बैठकर भोजन करें और आप स्त्रियां हमारी एक दासी के भांति सेवा? मां, यह तो अन्याय हुआ। पुरुष में अन्याय कैसा? अन्याय तो है ना मां। हमेशा से मैंने यही सीखा है कि एक स्त्री और एक पुरुष में कोई अंतर नहीं होता। बस ये लोक में भी हम सभी एक ही सामान हैं। न तक कि राजा और रानी, उनमें भी कोई भेद नहीं।
किंतु ये दस्यु संसार नहीं, पौरव राष्ट्र है पुरुषोत्तम। और तुम एक राजकुमार हो। उचित होगा कि शीघ्र ही राजकुमारों की भांति व्यवहार करो और इस राष्ट्र के संस्कारों को अपना लो। लाची, उस अग्निकांड के पीछे पुरु था या नहीं, परंतु मेरी इन आंखों ने जो देखा और समझा उसके अनुसार मैं आश्वस्त हूं कि पुरु एक राजकुमार है जिसके अपने कुछ उत्तरदायित्व है उसकी साम्राज्य की ओर। ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारे कुछ कर्तव्य है दस्यु साम्राज्य की ओर। परंतु आज तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। वचन दो मुझे कि तुम ना ही पुरु से मिलोगी और ना ही हमारे योजना के विषय में उससे कुछ बताओगी। वचन दो, क्योंकि अब हम दस्युओं का बहुत कुछ दांव पर लगा है। किंतु माँ, एक बार पुरु से बात करना आवश्यक है। बात होगी, परंतु हमारी योजना पूर्ण होने के पश्चात। और अगर तुम्हें स्वीकार नहीं तो तुम वापस लौट सकती हो। ठीक है माँ, मैं आपको वचन देती हूँ। जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होता मैं पुरु से मिलूंगी नहीं और ना ही उससे कोई बात करूंगी। मैं समझता हूं छोटी मां कि मैं एक दस्यु नहीं पौरव राजकुमार हूं, पर क्या लोग बदल जाने से एक पत्नी और एक मां का संबंध बदल जाता है? क्या एक स्त्री के साथ व्यवहार बदल जाता है? नहीं छोटी मां, महादेव का दस्यु लोक में उसी सम्मान के साथ पूजा होती है जितना यहां। तो फिर वही सम्मान एक स्त्री को यहां क्यों नहीं दिया जाता? आप एक स्त्री हैं और स्त्री हम पुरुषों से श्रेष्ठ थी, हैं और हमेशा रहेंगे। आप बैठिए। ये हमारे समाज के नियम हैं पुरु। नियम है कनिष्क, भगवान का दिया हुआ आदेश नहीं। भगवान ने हम सभी को एक समान बनाया और उस भगवान को मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि मेरे लिए मेरा भगवान मेरी मां है। हर संसार का सबसे बड़ा नियम है परिवर्तन, और वही परिवर्तन मैं यहां लाऊंगा। खड़े हो जाओ कनिष्क। आज हम उन्हें भोजन परोसेंगे जिनके आशीर्वाद से हमारा अस्तित्व है। पुरु उचित कह रहा है कनिष्क। स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं होता, ये बात हम जानते हैं, पर आज तक स्वीकार ही नहीं। बस अपनी मां को भोजन परोसो कनिष्क।
कनिष्क, महाराज को भोजन परोस दो। आज से हम सब एक परिवार के भांति एक साथ मिलकर भोजन करेंगे। संबंध केवल रक्त के आधार पर नहीं बनते महाराज। वो बनते हैं आपसी विश्वास से, आपसी सम्मान से, जो अभी हमारे बीच में नहीं। आप उनके साथ भोजन कीजिए जिन पर आपको विश्वास है। मैं अपना भोजन बाद में कर लूंगा।